जय हिंद दोस्तों। मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों, सभी मित्रों, सभी भाइयों एवं बहनों का आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आगाज सीरीज आपकी बिल कंटिन्यू है, एकदम बिल्कुल तेजी से जा रही है, आगे ले झकाझक जा रही है। आपको अंजाम तक लेके जाना है, ये मेरी गारंटी है। मैं उसके अंजाम तक लेके जाऊंगा, बस आप मेरा साथ देते रहिए। उसी क्रम में आज पर्यावरण के आगे नेक्स्ट टॉपिक में मैं एंट्री कर रहा हूं, स्थलीय पारितंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी इसको मिस नहीं करेगा। आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठें ताकि इसको आप नोट कर पाएं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए पूरी दुनिया में, इसको फैला दीजिए। इसको कारण कि जो कोई भी पढ़ेगा कम से कम अपना क्लाइमेट तो पढ़ लेगा, थोड़ा सा अपने आसपास के क्षेत्रों के विषय में जान तो लेगा। निश्चित रूप से जो नए व्यूअर्स हैं उनको वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन इतना जरूर करिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठे, सीरियस होके पढ़ें। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? सीरियस होके पढ़िए। और मैं तो फिर आपको पढ़ा ही रहा हूं, चलिए आ जाइए। बात होती है स्थलीय पारितंत्र में। स्थलीय पारितंत्र में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता रखा है इसको, कि स्थलीय पारितंत्र में जब मैंने क्लासिफिकेशन किया था पारितंत्र के टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में, तो मैंने आपको बताया था स्थलीय पारितंत्र में कुछ होते हैं, कई प्रकार होते हैं, जिसके प्रकारों के नाम कुछ इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। वन पारितंत्र, घास पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र, टुंड्रा पारितंत्र। आप लोगों को ये प्रीवियस क्लास में मैंने बता रखा है, जब टाइप ऑफ इकोसिस्टम बता रहा था तब। आज हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले वन पारितंत्र को। दोस्तों, किसको डिफाइन करेंगे? वन पारितंत्र को डिसाइड करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं। क्या है वन पारितंत्र, इसको आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, वन पारितंत्र। क्या हेडिंग डालेंगे? वन पारितंत्र। ध्यान रखें, हेडिंग डालें वन पारितंत्र। यह आपकी हेडिंग होगी, ठीक है? इसको मुख्य हेडिंग बना लीजिएगा। प्रश्न ये होता है, सर वन पारितंत्र किसे कहा जाता है, क्या होता है वन पारितंत्र? तो बाबू, मैं आज इसी को आपको डेप्थ में लेके चलूंगा समझाते हुए, ठीक है? चलो आपको मैं समझाता हूं क्या होता है वन पारितंत्र। देखिएगा, सबसे पहले आप देखेंगे वन पारितंत्र। यह हेडिंग है आपकी, मुख्य हेडिंग है। आप जानो, ये डिपेंड करता है किस पर? ताप पर, डिपेंड करता है आर्द्रता पर, डिपेंड करता है मृदा पर। समझना इस बात को, ताप, आर्द्रता, मृदा। अगर जिस स्थान पर जिस प्रकार का टेम्परेचर होगा, सपोज करिए कोई ये एक स्थान है स्थल में, और यहां का तापमान थोड़ा सा अधिक रहता है, यहां पर आर्द्रता ज्यादा होती है, यहां की मृदा बेहतर है, अच्छी मृदा है, तो निश्चित रूप से यहां पर वन का विकास बेहतर होगा। तापमान अगर ठीक ठाक प्राप्त हो रहा है और वहां पर आर्द्रता भी, एक ह्यूमिडिटी भी ठीक ठाक मिल पा रही है, और वहां की मिट्टी भी वन को सपोर्ट करने वाली मिट्टी है, तो निश्चित रूप से यहां पर एक सघन वनों की श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। सर, बात समझ में नहीं आई होगी, मैं समझ सकता हूं इस बात को, लेकिन मैं चलूंगा एक बार आपको समझाने के लिए पुनः ग्लोब के अंदर। इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, आप लोग इसको समझिएगा। चलूंगा ग्लोब के अंदर। देखो, ये हो गया दोस्तों आपका ग्लोब, ठीक है? अब ग्लोब में आप जानते हैं ये आपका होता है क्या? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। क्या होती है दोस्तों? 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जिसको इक्वेटर लाइन कहते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसी लाइन को आप विषुवत रेखा भी कहते हैं। समझ में आ रहा बात मेरा? चलो,
नॉर्थ में 23.5 पर कर्क रेखा है और साउथ में 23.5 पर मकर रेखा है। अभी आपकी समझ में कम आएगा, लेकिन मैं अभी इसको समझाता हूं, एकदम समझ में आ जाएगा। 66.5 पर आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त, और यहां पर भी 66.5 पर अंटार्कटिका वृत्त है। वृत्त है, ठीक है। और आप तो जानते हैं ये पोल का क्षेत्र है, ये पोल का एरिया है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब मैं आपको बताता हूं, सनलाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके अंदर। ताप आपने देखा ना, ताप होता है इसके लिए, आर्द्रता होती है, मृदा होती है। इससे डिफाइन होता है कि किसी स्थान पर किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, ठीक है। अभी ये सिंपल आप इतना समझें। अब देखिएगा, एक सिंपल वे में पहले समझा देता हूं, फिर इसके बाद आपको बताता हूं। देखिए, एक माह में जो हमारा सन होता है वो 8 डिग्री अक्षांश की यात्रा करता है। वैसे सन यात्रा नहीं करता, पृथ्वी घूमती है उसके चारों तरफ। समझने के दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूं मैं दोस्तों, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, पहले से लिख देता हूं 21 जून, आपको समझना आसान हो जाएगा। 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, ठीक। अब थोड़ा सा ग्लोब उठा लेते हैं, ग्लोब देखिएगा, ग्लोब को आप थोड़ा ग्लोब को देखिएगा। ये दोस्तों ग्लोब है आपका, ठीक है, समझना। एक मिनट रुकिएगा, मैं ग्लोब को आपको बताता हूं, ग्लोब के विषय में। एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए, ये ग्लोब है आपका, ग्लोब। थोड़ा सा इसको सेट कर दो। देखो दोस्तों, ये ग्लोब है आपका। इस ग्लोब में आप देखेंगे क्या कि सन कैसे, कहां पर ताप ज्यादा देता है। मैंने कहा क्या, ताप, आर्द्रता और मृदा पर डिपेंड करेगा कि किसी भी क्षेत्र में वन किस प्रकार के पाए जाएंगे। किसी भी एरिया में वन किस प्रकार के पाए जाएंगे, वो किस पर डिपेंड करेगा, वहां के तापमान पर डिपेंड करेगा दोस्तों, वहां की आर्द्रता पर डिपेंड करेगा, और कहां पर, वहां पाए जाने वाले मृदा पर डिपेंड करेगा। सपोज करिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, और पास आ जाता हूं, देखिएगा। अगर सन यहां है, सन यहां है, तो गौर फरमाइए कि जो ये साउथ पोल है, साउथ पोल, ये साउथ पोल समझ रहे हैं ना, ये सन की तरफ झुका होगा। झुका होगा नहीं झुका होगा, कमेंट करके बताएं। साउथ पोल सन की तरफ, नॉर्थ पोल उसके अपोजिट, मिडिल वाला भाग उधर, मतलब उसके अपोजिट साइड में झुका होगा, ये वाला भाग इधर को। तो निश्चित रूप से जो सनलाइट पड़ने वाली है, ये कहां पड़ेगी, ये पड़ेगी मकर रेखा पर। कहां पड़ेगी, मकर रेखा पर दोस्तों पड़ेगी। अगर मकर रेखा पर सनलाइट सीधा पड़ेगी, तो उस टाइम पे जो ताप होगा वो ज्यादा कहां होगा, मकर रेखा पे होगा कि कर्क रेखा पर होगा कि इक्वेटर लाइन पे होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर जहां पर सन सीधा 90 डिग्री पड़ेगा वो मकर रेखा है, तो मकर रेखा में ही सबसे ज्यादा ताप होगा। जब वहां ताप होगा तो वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जब प्रेशर डाउन हो जाएगा मेरे दोस्त,
तो क्या होगा आगे, तब वहां पर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर वहां पर ले झमाझम रंगारंग कार्यक्रम, बारिश होगी। ठीक, जब वहां पर बारिश होगी तो वहां की मृदा जो होगी, मृदा में जो खनिज होंगे उसमें वन जनरेट होते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना आप, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या करेगी, अब सन के अराउंड जाएगी, ऐसे जाएगी। जब ऐसे घूमते हुए सन के जाएगी सन की तरफ, तो अब देखिएगा आप लोग, अब इस टाइम पे ना तो नॉर्थ पोल सन की तरफ है, ना तो साउथ पोल सन की तरफ है। अब इस टाइम पे ये बिल्कुल बीचों बीच यहां पर चमक रहा है। कहां पर चमक रहा है, ग्लोब के बीचों बीच चमक रहा है, मतलब इक्वेटर लाइन पे सन चमक रहा है। तो इस टाइम पे दोनों ध्रुवों पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर इस टाइम पे तापमान इक्वल होता है और इक्वेटर लाइन पे मैक्सिमम तापमान प्राप्त होता है। अच्छा, तो क्या होगा, अरे मैक्सिमम तापमान होगा तो वहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा। अरे दोस्त, जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो वहां की ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी दोस्तों, तो वहां पर बारिश ज्यादा होगी, और जब बारिश ज्यादा होगी तो वहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे डेवलप होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा विभिन्न जो सभ्यताएं हैं सिविलाइजेशन में, आपने देखा होगा कि जितनी भी सिविलाइजेशन है कहीं ना कहीं वो जो नदियों के किनारे ही जनरेट हुई हैं। इसका मतलब सीधा से है कि जल ही जीवन है, जल जहां पर ज्यादा होगा वहीं पर जैव विविधता ज्यादा देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो। जब पृथ्वी यहां से घूम करके यूं आ जाती है, एक मिनट, ऐसे ऐसे आ जाती है। अब यहां पर पता चला कि ऐसे है। अब पृथ्वी का झुकाव नॉर्थ पोल सन की तरफ, साउथ पोल उसके अपोजिट, और ये वाला क्षेत्र नीचे को धंसा हुआ। तो इस टाइम पे 90 डिग्री पर सूर्य कहां चमकेगा, कर्क रेखा पे चमकेगा दोस्तों। कहां चमकेगा, कर्क रेखा पर। टाइम क्या होगा, 21 जून का होगा, कर्क रेखा पे चमकेगा। तापमान इस टाइम पे कहां पर ज्यादा होगा, अरे जाहिर सी बात है कि कर्क रेखा पे चमकेगा तो कर्क रेखा में या उसके आसपास ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो दोस्तों इस टाइम पे यहां पर वर्षा होगी। लेकिन एक बात आप गौर करिएगा, जब पृथ्वी यहां से घूमकर फिर से यूं यहां पर आएगी, यहां पर आ जाएगी ऐसे, और सूर्य यहां पर है, तो ना तो नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ है, ना तो साउथ पोल, फिर से इक्वेटर आ जाता है बीच में। तो इक्वेटर में तो 2 बार हो गया है कि नहीं। तो एक बार तो 21 मार्च को हुआ, दूसरी बार 23 सितंबर के हुआ। कब हुआ, 23 सितंबर को हुआ। बीचों बीच चमकेगा तो यहां पर फिर से तापमान बढ़ेगा। इसीलिए दोस्तों मेरी इस बात को गौर करिएगा कि सूर्य जैसे जैसे चलता है, सूर्य के अकॉर्डिंग ही आपका सनलाइट जो होता है, जो आपकी सनलाइट है, उस सनलाइट की उपस्थिति के कारण ही आपके यहाँ वनों का वितरण होता है। वन कैसे वितरित होंगे, कहाँ पे किस प्रकार के वन होंगे, ये डिसाइड कर देता है वहाँ का तापमान, वहाँ की आर्द्रता, वहाँ का मृदा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? अगर आ रही है मेरे दोस्त तो थम्स अप करिए, जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब आगे मैं आपको बताता हूं, इसमें समझाता हूं कि जैसे देखिए यहां से ये चलता है, अगर यहां से चला ऐसे गया, यहां से फिर यहां कर्क रेखा तक गया, तो सोचो यहां से लेकर यहां तक तो ये 90 डिग्री पर हर जगह हुआ होगा। फिर यहां से रिवर्स आता है ऐसे, फिर से 90 डिग्री हर जगह हुआ होगा। तो मैक्सिमम ताप कहां मिलेगा, मैक्सिमम ताप इस मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच होता है मेरे दोस्तों, इस वाले एरिया में। तो यहां पर ज्यादातर जो वन पाए जाते हैं उनको उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। क्या नाम देते हैं दोस्तों इसको, उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं। मेरी बात अब तो गौर से समझ पा रहे होगे ना, इसको उष्णकटिबंधीय कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वन कहेंगे। और दूसरा देखिए, जब ऊपर की तरफ और आप जाते हो, इसके नीचे आप जाते हो कर्क और मकर के, कर्क के ऊपर मकर के नीचे, तो आप एक बात और देख पाओगे यहां पर कि यहां पर तापमान तो मिलता है, लेकिन उतना तापमान नहीं है जितना कि आपको यहां इक्वेटर के आसपास मिल रहा था। तो अब यहां पर जो वन होंगे वो भी कुछ इसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक के होंगे, लेकिन इस तरह के होंगे नहीं। यहां पर भी वन मिलेंगे, इसके आसपास भी आपको वन मिलेंगे देखने को, यहां पर भी वन आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर पाए जाने वाले वनों को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे शीतोष्णकटिबंधीय वन।
क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक, और यही सेम प्रोसीजर यहां पर भी होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो दो प्रकार के वन हो गए पृथ्वी पर, मोटा मोटा आप समझ लीजिए, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तीसरा वन आपका कौन सा हो जाता है दोस्तों? तीसरा वन आपका हो जाता है कौन सा? ये वाले एरिया में, जिसको टुंड्रा टाइगा का क्षेत्र कहते हैं, ये वन हो जाते हैं, अल्पाइन वन हो जाते हैं। लेकिन नीचे नहीं मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर महासागर की पोजीशन देखी जाती है। यहां पर महासागर भरा हुआ है, या तो यहां पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, जिस वजह से यहां संभव नहीं है, यह केवल उत्तर में पाया जाता है। तो दोस्तों मोटे मोटे तौर पर तीन प्रकार के आपने वन देखे यहां पर। एक तो उष्णकटिबंधीय वन देख लिया, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय वन आपने देख लिया, तीसरा जो वन देखा आपने टुंड्रा या टैगा वाला क्षेत्र देख लिया, अल्पाइन टाइप के आपने वन को देखा। तीन प्रकार के मोटे तौर पर वन पाए जाते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, अगर यहां तक आपके पहले समझ में आ गया हो जो मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि तापमान कैसा होगा, आर्द्रता कैसी होगी, फिर वहां की मृदा कैसी होगी, ये तीनों पर ही डिपेंड करेगा कि वहां डिफाइन हो पाएगा कि वहां पर पाए जाने वाले वनों की प्रकृति क्या है, उनका नेचर क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं, इसको बना लीजिएगा। अगर आप लोग चाहें तो इसको आप बना सकते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आइए बात करता हूं उष्णकटिबंधीय वन की। हेडिंग डाल दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय वन। क्या हेडिंग डालेंगे? उष्णकटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन में आप क्या देख पाते हैं कि इसके भी दो पार्ट होते हैं मेरे दोस्त, दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? दो पार्ट। कौन कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय वन में एक होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, और दूसरा क्या होता है दोस्तों? पर्णपाती वन। क्या होता है? पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर से एक बार मैं यहां पर छोटा सा एक ग्लोब क्रिएट करूंगा, सिंपल सा, देखिएगा। जीरो डिग्री, 23.5, 23.5, समझ पा रहे हैं? 23.5 ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा, और ये क्या है? मकर रेखा है। ठीक है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा। मेरे दोस्तों सबसे बड़ी बात, 21 मार्च, एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा, 21 मार्च को सूर्य 90 डिग्री होता है इक्वेटर पर। ठीक है, और 23 सितंबर को सन होता है 90 डिग्री पर इक्वेटर पर। जब दो बार यहां पर इक्वेटर पर 90 डिग्री पे होता है मेरे दोस्तों, तो निश्चित रूप से यहां पर ताप ज्यादा होगा। जब ताप ज्यादा पाया जाएगा तो आर्द्रता, वाष्पीकरण ज्यादा होगा यहां पर, और जब यहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा मेरे दोस्तों, तो यहां पर बारिश बहुत ज्यादा होगी, और जब बारिश बहुत ज्यादा होगी तो यहां पर पाए जाने वाले वन को क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोलेंगे मेरे दोस्त। ठीक, देखिएगा ये वाला एरिया है, ये मान सकते हैं 0 से 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। इस वाले क्षेत्र में सबसे सघन वन देखने को मिलते हैं, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में इस एरिया में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी सबसे अधिक होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, जैव विविधता
सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों वो आएगा इक्वेटर लाइन में। कहां पर? भूमध्य रेखा में। क्यों? समझाता हूं, समझिए। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब यहां पर ये वाले लाइन के बीच में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहां पर। अब सोचो जब यहां पर सदा हरे भरे पेड़ पौधे रहेंगे, क्यों? क्योंकि पूरे वर्ष यहां पर बारिश होती है। सुबह के टाइम टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, इसके बाद फिर इंक्रीज करता है। दोपहर तक खूब तापमान 12-1 बजे तक हो जाता है, खूब ज्यादा वाष्पीकरण होता है मेरे दोस्त। और इतना वाष्पीकरण हो जाता है, इतना वाष्पीकरण हो जाता है कि दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच रंगारंग झमाझम कार्यक्रम होता है। पर डे दोपहर के बाद बारिश यहां पर होती है, पर डे दोपहर के बाद यहां पर बारिश होगी। और इसी वजह से यहां की जमीन जो मृदा है वो पाई जाएगी दलदलीय मृदा। कौन सी? दलदली भूमि यहां पर पाई जाएगी। पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होंगे। क्यों? क्योंकि पानी की उपलब्धता है, जिस वजह से पूरे वर्ल्ड की सबसे अधिक जो बायोडायवर्सिटी है इसी क्षेत्र में देखने को मिलती है। आपने सुना होगा समाना वन, सुना है, अमेजॉन जंगल, ये सब इसी लाइन के आसपास आते हैं मेरे दोस्त। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैव विविधता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी उत्पादकता कम है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां। अब पता चला एक पेड़ है दूसरी प्रजाति का, यहां पर दूसरी प्रजाति का, यहां तीसरी प्रजाति का, यहां चौथी प्रजाति का। अब आपको किसी एक प्रजाति के पेड़ों की आवश्यकता है, तो आपने एक पेड़ काटा, फिर आपको इतना जंगल फिर नष्ट करना पड़ेगा, फिर दूसरा पेड़ मिलेगा, फिर जंगल को नष्ट करेंगे, फिर तीसरा पेड़ मिलेगा। इसीलिए जो दोस्तों इसकी उत्पादकता है वो कम पाई जाती है। लेकिन ये पृथ्वी का फेफड़ा होता है। क्या बोलेंगे? पृथ्वी का फेफड़ा। आपने सुना भी होगा अमेजॉन जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं ना दोस्तों। चलिए अब आगे देखेंगे। ये जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला या इसके ये नीचे वाला जो भाग है आपको देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं पर्णपाती वन वाला क्षेत्र। क्यों? क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है। इस गर्मी से बचने के लिए, इस गर्मी से बचने के लिए, ताकि वाष्पीकरण ज्यादा ना हो जाए, डिहाइड्रेशन ना हो जाए। क्या ना हो जाए? डिहाइड्रेशन ना हो जाए कि मौत आ जाए, इसलिए ये अपने पेड़ की पत्तियां गर्मी के टाइम पे गिरा देते हैं। समझ में आई बात? गर्मी के टाइम पे अपने पेड़ के पत्तियों को गिरा देते हैं ये पेड़ पौधे, ताकि वेपरेशन कम होगा, मतलब वाष्पीकरण कम होगा, तो इनके अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा, ताकि अपना जीवन सुचारू रूप से चला पाएंगे। आप सोच रहे होंगे सर इसमें किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, किस प्रकार के यहां पर मतलब पेड़ पौधे पाए जाएंगे। तो मेरे दोस्तों इस तरह यहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विषय में अगर मैं बताऊं तो जैसे यहां पर जो पाए जाते हैं उनमें महोगनी है, रोजवुड है, आबनूस है, इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं यहां पर। कहां? जहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। पर्णपाती वन में आपने देखा, पर्णपाती वन को मैंने आपको बताया 10 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच लगभग पर्णपाती वन आपको देखने को मिलते हैं। और यहां पर जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे होते हैं उन पेड़ पौधों में साल है, सागौन है, शीशम है, बांस है, इस तरह का चंदन है, आंवला है, महुआ है, आम है, नीम है। जैसे जो हमारे नॉर्थ इंडिया में आप देख पाते हैं, नॉर्थ इंडिया की तरफ या मध्य प्रदेश के आसपास इसी तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, यहां पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के विषय में अगर बात करें हम, तो यहां पर जो इक्वेटर लाइन के आसपास है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, तो यहां पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं में आपका जैसे शेर हो गया, हाथी हो गया, गैंडा हो गया, ठीक है ना, शेर हो गया, हाथी हो गया, गैंडा हो गया, जंगली सुअर हो गए, ये सब यहां पर देखने को आपको मिल जाते हैं। कहां पर? ये पाए जाते हैं सदाबहार वन वाले क्षेत्र में। पेड़ पौधे कौन से पाए जाएंगे? मैंने आपको बताया यहां पर पाए जाने वाले हैं रोजवुड, आबनूस, है ना, रोजवुड, आबनूस, ये यहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं। ठीक है, महोगनी, कौन सा?
महोगनी, ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अच्छा सर, इनका विस्तार कहाँ पर देखेंगे? अरे मेरे दोस्त, जहां पर ये एरिया पड़ेगा वहां पर इसका विस्तार आप देख पाएंगे। इसका विस्तार आप देखेंगे एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, इनका विस्तार देखेंगे। मैंने पहले ही बता दिया था। देखो दोस्तों, इनका विस्तार कहाँ कहाँ मिल जाएगा? इसका एशिया में मिलेगा, सदाबहार वन का एशिया में मिलेगा ना? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाएगा, ऊपरी भाग में ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा इसका विस्तार, ठीक है। और सर दक्षिणी अमेरिका में भी मेरे दोस्त मिल जाएगा इसका विस्तार। और कहाँ मिलेगा? और भैया मिल जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इन क्षेत्रों में मिलेंगे आपको कौन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक। और पर्णपाती वनों की बात करें तो पर्णपाती वन जो होते हैं वो मानसूनी वन भी कहा जाता है। और इनका जो विस्तार आप देखने को पाएंगे, इनका विस्तार जो भारत है, ब्राजील है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इन क्षेत्रों में मिलेगा। भारत में भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा, दक्षिणी अमेरिका में भी मिलेगा, ब्राजील में भी देखने को मिलेंगे, अफ्रीका में भी मिलेगा। इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे पर्णपाती वन। सर यहाँ पर जीव जंतु कैसे पाए जाते हैं? वेरी सिंपल, यहाँ पर भी लगभग उसी तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। शेर, हाथी, गैंडा, यही सब पाए जाते हैं। और यहाँ पर गोल्डन लंगूर पाया जाता है, याद रखिएगा, गोल्डन लंगूर पाया जाता है मेरे दोस्त। क्या? गोल्डन लंगूर यहाँ पर पाए जाते हैं। बात को समझ लीजिएगा। अगर यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है तो हम सब जरूर करिए। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, सर इसकी वर्षा कितनी होगी यहाँ पर? अब देखो, यही तो समस्या है आपकी। आप जो एनुअल रेनफॉल है उस पर परेशान हो गए। कुछ नहीं दोस्तों, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, वो भी पूरे वर्ष होती है, वो सदाबहार वन हो जाते हैं। क्या होते हैं वो हो जाते हैं मेरे दोस्त, सदाबहार वन पाए जाते हैं वहां पर, ठीक है। वहां पर सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, वहां पर सदाबहार वन देखने को मिलते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और जहां पर 100 सेंटीमीटर, कितना? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलती है, वहां पर पाए जाने वाले पर्णपाती प्रकार के वन होते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? यहां इस डायग्राम को समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर वो तो डाटा आपको पढ़ लेंगे, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट को डेवलप करिए। किस चीज को? कॉन्सेप्ट डेवलप करिए दोस्त, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज मैंने जो आपसे चर्चा किया, अपने इसमें राय, जो भी आपको सही लगा, नहीं लगा, उन चीजों को आप अपनी राय को जरूर हमसे शेयर करेंगे। इतना आप प्रॉमिस करिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हाँ सर, क्या सही लगा, क्या सही नहीं लगा। इन चीजों को आप हमसे जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। अगर जहां पर कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट करिएगा, हम उसको जरूर आपको फिर से समझा देंगे, ठीक है दोस्तों। आज इतना ही, फिर मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक में नई एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए, खूब खाइए, खूब पढ़िए, है ना। चलिए ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलता हूं। ओके, गुड बाय।